स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे बात कर रहे थे ना, वन हो गया था। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देख रहे थे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में दो प्रकार था, एक क्या था, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में कई भागों में बांटे थे, बनाए थे उसको टेबल। क्या प्राकृतिक में क्या क्या था? प्राकृतिक में फिर था स्थलीय और जलीय। स्थलीय में वन, घास, मरुस्थल और टुंड्रा, है ना। फिर जलीय में क्या क्या था? जलीय में था अलवणीय और लवणीय और एस्चुरी, समुद्री ज्वार नदमुख। ठीक है, तो हम लोग पहले स्थलीय पारितंत्र पे बात कर रहे थे। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र में 4 भाग थे, जिसमें था वन, घास, मरुस्थल और टुंड्रा, है ना। वन बात कर लिए थे। वन पारिस्थितिकी तंत्र को 3 भागों में बांटे थे, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्ण और एक टैगा वन। इन पे बात हो चुकी है। आज बात करना है घास पारितंत्र पे, घास स्थल पारितंत्र। तो घास स्थल पारितंत्र, इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एक है जिनको कहते हैं अर्ध शुष्क महाद्वीपीय, कहाँ, मरुस्थल। घास पारितंत्र को 2 भागों में बांटते हैं, एक अर्ध शुष्क महाद्वीपीय और एक है मध्य अक्षांशीय। एक है अर्ध शुष्क महाद्वीपीय और दूसरा है मध्य अक्षांशीय आर्द्र, मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि। घास भूमियाँ कहाँ उगेंगी? जिन क्षेत्रों में बारिश जो है वो कम होती है, जहाँ ना तो वन उग पाए और इतनी भी कम नहीं होती कि वहाँ मरुस्थल हो जाए। मतलब वन के लिए जितनी बारिश चाहिए उतना नहीं होती, और ऐसा भी बारिश नहीं कि बिल्कुल नहीं होती कि मरुस्थल हो जाए। बीच का एक है कि एवरेज जो मीडियम बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे छोटी छोटी घास आदि उग पाएँ, है ना। देखते होंगे आप लोग, जब खूब बारिश होती है तो कुछ घासें जो हैं बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जैसे इस समय का मौसम देखिए, घासें धीरे धीरे सूख रही हैं। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, आर्द्रता कम होती जा रही है। तो घास का विकास या उत्पन्न तब होती हैं जब वहाँ पे बारिश क्या होती है, कम होती है, और इतनी भी कम नहीं होती कि मरुस्थल बन जाए और इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि वन उग जाएं, है ना, बड़े पौधे उग जाएं। तो घास इस तरह से उगता है। तो घास स्थल जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके आधार पर 2 भागों में है। एक जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में अगर पाया जाएगा वो, और एक जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा वो, जहाँ पे आर्द्रता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है, हमारा पहला जो घास स्थल है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमियां हैं, इसमें क्या है कि ये छोटी होती हैं और फैली हुई होती हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो घासें आप देखते हैं, दूब, जैसे दूब की घास ज़्यादातर दिख रही है ग्राउंड में, वो कैसी है, छोटी छोटी हैं लेकिन फैली हुई हैं। एक ही जड़ से निकलेगी घास, खूब ज़्यादा फैली रहेगी। ठीक है ना, विस्तार होता है उसका, विस्तीर्ण होती है ना। छोटी घासें होंगी और कैसी होंगी, विस्तीर्ण होंगी। तो इसमें छोटी घास और विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब होता है कि फैली हुई, है ना, फैली हुई घासें हैं। जैसे आप लोग घर के आसपास अपने देखते होंगे।
ये घासें जो है इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो वो आपको मिलता है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इस वाली घासों का अलग अलग नाम है। जो छोटी घासें हैं और क्या हैं, विस्तीर्ण हैं। जैसे यूक्रेन और जो दक्षिण पश्चिम रूस वाला क्षेत्र है, जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इस क्षेत्र में जो इस तरह की घासें पाई जाती हैं उनको कहते हैं स्टेपी घास के मैदान। क्या कहेंगे? स्टेपी घास के मैदान। फिर ब्राजील में जो अर्धशुष्क महाद्वीपीय घास भूमि है, घास भूमि, उसको कहते हैं कैंपोस। ये नाम है उसका, ठीक है, घास स्थल का नाम है। घासें ही हैं लेकिन हर जगह अलग अलग नाम दिया गया है उनको। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होने चाहिए। कोई भी आप कंपटीशन देने जाएंगे तो उसमें पूछ लिया जाता है। जोड़ी पूछ लेते हैं कि जोड़ी मिलाइए, क्षेत्र दे देंगे, घास का नाम दे देंगे और फिर जोड़ी मिलाने का आएगा। अभी मिड टर्म होगा ना इस सेमेस्टर का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, है ना। फिर जो मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि है, आर्द्र घास भूमि, ये जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे छोटी घासें नहीं होंगी, बड़ी घासें होंगी। आप लोग अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखे हो तो उसमें जब कभी घास के मैदान दिखाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं। जैसे आप लोग कभी कभी सरपट देखे होंगे ना, सरपट कितना बड़ा होता है, तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी ही घासें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ घास मैदान होता है उसमें छोटी छोटी घासें हैं, वहाँ पे हमारे जितनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं उसको घास ही कहते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोगों की ऊंचाई के बराबर के, जैसे कॉलेज का ग्राउंड है, इसमें इतनी बड़ी ऊंचाई के घास ही घास दिखाई देंगी, इस तरह ये होती हैं, ठीक है। तो बड़ी घासें होती हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता है, थोड़ा नमी ज़्यादा है ना। तो नमी ज़्यादा है, इस कारण घास थोड़ा बड़ी है और सघन होती है। हमारे यहाँ उतनी सघनता नहीं रहती घासों में, छोटी ही हैं तो उनके सघन और ना होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये है, इसमें भी कुछ नाम हैं इनके, ये भी नाम महत्वपूर्ण हैं, तो इनको लिख लीजिए। जैसे यूएसए में जो घास का मैदान है उसको कहते हैं प्रेयरी। दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है ना, दक्षिण अमेरिका में इन घास के मैदानों को कहते हैं पंपास। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यहाँ एक छूट गया है क्या? एक और है इस वाले में, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ ये वाली घासें मिलती हैं अर्धशुष्क वाली, उसको कहते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के ही पास क्या है? न्यूजीलैंड में जो घास है ये वाली है, उसको कहते हैं कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के बाद जो हंगरी एक देश है यूरोप का, हंगरी, वहाँ कहते हैं पुस्टाज, है ना। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास के मैदान है, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान है। इसमें जितने क्षेत्र हैं वो सब गर्म है तुलनात्मक, इसमें जितने हैं वो सब क्या है? ठंडे प्रदेश में है ना। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय या ठंडे घास के मैदान ये हैं। ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे 4 दे देंगे ऑब्जेक्टिव और पूछेंगे
कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ लिख लीजिए एक लाइन में, इधर वाले क्या हैं, उष्णकटिबंधीय, और ये हैं शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय। गर्म क्षेत्रों के घास के मैदान और ठंडे क्षेत्रों के घास के मैदान। तो ऐसे जैसे पूछते हैं, मान लीजिए आपको प्रेयरी दे दिया, पंपास दे दिया, डाउन्स दे दिया, और एक इधर से दे दिया स्टेपी। अब पूछ लेगा कि गर्म घास का मैदान कौन सा है। तो अगर स्टेपी पता है कि गर्म क्षेत्र का है तो स्टेपी लगा देंगे, नहीं पता है तो 4 में से एक तो मार के ही आएंगे, है ना, सोचेंगे कोई सही हो जाए। ठीक है, तो ये घास के मैदान है। आज आए तो हैं ज़्यादा, लेकिन आए नहीं क्लासरूम में, है ना। कितने लोग नहीं आए हैं? 4-5 लोग हैं, ज़्यादा लगता है। मिड टर्म जो होने वाला है, इस बार प्रैक्टिकल की कॉपी जो है बहुत अच्छे से जांची गई है ना। पिछली बार की तरह नंबर नहीं दिया गया है, और जिन्होंने अच्छा किया था उनको अच्छा मिला ही है, जिन्होंने नहीं किया था उनको एवरेज नंबर मिला है। तो पहले भी मैं बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, यही सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में ऐसे ही होगा। तो घास हो गया, लिख लिया। अब घास के बाद हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मतलब हम सवाल पे दिए हैं कि लाइन ग्राफ बनाना है। लाइन ग्राफ और लाइन डायग्राम अलग अलग बताए थे ना, रेखीय आरेख और रेखीय चित्र 2 बनवाए थे हम पहले वाले। तो कोई कुछ भी बना के चले आ रहे हैं। हम बार डायग्राम बनाए हैं तो उसमें जो आंकड़ा दिए हैं वही वाला लिख के चले आए हैं। कैसे करें हैं, ये बनाए हैं ना। अब बार डायग्राम में था 22.5, तो इधर 22.5 लिख दिए हैं। जो मैं दिया था वही लिख के बना दिया है। तो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ लोग तो एक क्रम में बना दिए, एक छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कुछ लोग, चलिए उसको मैं सही मान लिया हूँ, कुछ लोग इधर से बना दिए हैं बार डायग्राम, जबकि मैं बोला था कि जब तक बोला न जाए 36 तब तक नहीं बनाना है। लापरवाही सोचते हैं कि नंबर ऐसे फ्री मिल जाएगा। हम्म, 60 में से हाईएस्ट गया है 50 है। अरे कई लोगों का है, जो लोग अच्छा किए हैं उनको नंबर दिए हैं, उसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया आप लोगों का? रिजल्ट ही बहुत धीरे आ रहा है, क्या करें। मरुस्थल पारितंत्र, इतना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वो आ गए कटवा दिए, नहीं तो मैं पूरा पेपर करवाता, वो कटवा दिए। चलिए मरुस्थल पारितंत्र पे बात करते हैं। मरुस्थल का विकास तब होता है जहाँ पे जो वर्षा है, औसत वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास होता है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब वहाँ पे आप खेती नहीं कर पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश से खेती ही नहीं होगी, तापमान ज़्यादा रहेगा। अब मरुस्थल जनरली आप लोग जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में याद आता है कि रेगिस्तान रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, खूब ज़्यादा तापमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंडे प्रदेशों में भी मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ पे उतनी ज़्यादा तापमान नहीं रहता है। हमारे यहाँ भी है, जैसे कश्मीर के पास लेह है, लद्दाख है, वह भी ठंडा मरुस्थल है। हमारे यहाँ दोनों मरुस्थल हैं, गर्म और ठंडा। गर्म कौन सा है?
थार का मरुस्थल है ना, राजस्थान में है। और जो ठंडे हैं वो लेह और लद्दाख में के आसपास ठंडे मरुस्थल हैं। तो ये भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक कौन से, ठंडे मरुस्थल। तो जो गर्म मरुस्थल हैं इनका निर्माण कैसे होता है? गर्म मरुस्थल का निर्माण, एक तो गर्म मरुस्थल वाले जो क्षेत्र हैं ये उष्णकटिबंधीय भागों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है ना, और ये शीतोष्ण या शीत कटिबंध के हैं। पहली बात तो यहाँ तापमान खुद ही कम होगा, यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, और वर्षा यहाँ पे कम होगी, वर्षा यहाँ भी कम होती है, यहाँ भी कम होती है ना, वर्षा कम होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ के जो जीव है वो अपने आप को उसके अनुसार अनुकूलित करते हैं। कैसे? जो गर्म मरुस्थल है वहाँ के जो जीव हैं वो रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर, रात्रिचर मतलब क्या होता है, जिनको आप निशाचर कहते हैं। निशाचर मतलब रात्रि में चलने वाला। जो रात्र में क्या होते हैं, जब यहाँ पे दिन भर क्या होता है, खूब ज़्यादा तापमान रहता है तो खूब गर्मी रहती है, जैसे ही दिन समाप्त होता है धीरे धीरे रेत ठंडी होने लगती है, तो वो सब अपने बिलों से निकल के अपने भोजन आदि के लिए रात में निकलते हैं। तो रेगिस्तान में रात के समय में जानवर क्या है, अपने भोजन आदि का प्रबंध करते हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो जीव पाए जाएंगे, ये अनुकूलन की बात कर रहे हैं, कैसे अनुकूलित हो जाते हैं रेगिस्तान के अनुसार। वहाँ के जो जीव हैं उनके पैर जो हैं लंबे होते हैं, शरीर जो है ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर नज़दीक रहेगा तो वो तापमान के कारण उनका शरीर जलेगा, इसलिए देखते हैं ऊँट का जो है पैर इतना ऊंचा रहता है। दूसरा, वो अपने आप को कम पानी में ज़्यादा समय तक जीने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे ऊँट है कई महीनों तक बिना पानी के रह लेता है ना। तो गर्म मरुस्थल में ये कुछ अनुकूलन है जो देखने को आपको मिलता है। पेड़ पौधे भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियाँ ही कांटे में बदल जाती हैं, है ना, और जो तना है वह गुजगुजीदार हो जाता है, गूदेदार, है ना। जैसे ये क्या है, ये एलोवेरा है, इसमें बहुत ज़्यादा पल्प होता है ना, मतलब इसको छीलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसा ही जो नागफनी का पौधा है, उसका जो गूदा होता है वो मुलायम होता है, फूला हुआ होता है, पत्तियां फूले हुई होती हैं, है ना, और पत्तियां कांटे में बदल जाएंगी। वो क्यों बदल जाती हैं? जिससे कि पानी का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। कांटा जब बदल जाएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा ना पत्तियों का। जितना बड़ा चौड़ी पत्तियां होंगी, वहाँ चौड़ी पत्तियां वाले पौधे हमेशा वहाँ पाए जाएंगे जहाँ ज़्यादा वर्षा होती होगी। ठीक है, कम वर्षा होगी, पत्तियां छोटी होती जाएंगी। इसीलिए आप बेर की पत्तियां देखते होंगे कितनी छोटी रहती हैं, क्योंकि बेर उस जगह का पौधा है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा ना हो, है ना। ये तो जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र वाले पौधे हैं। फिर जो भारत में उदाहरण आप लोग जान रहे हैं, थार का मरुस्थल है भारत में, और बहुत सारे मरुस्थल हैं। दूसरा एक कारण इनके विकास का है कि जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप जो हैं उनके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। हम आपको बताए हैं जब हम आपको समुद्र विज्ञान वाला पढ़ा रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि ये जो महाद्वीप है इसके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। हम बोले भी थे कि रिवाइज कर लीजिएगा। तो जब ठंडी जलधाराएं मतलब समुद्र से जो जलधाराएं चलती हैं वो ठंडी चलती हैं, तो ठंडी जब चलती हैं तो वहाँ के तापमान को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। जब तापमान कम हो जाता है तो वहाँ बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो वहाँ का माहौल शुष्क हो जाता है। तो जब बारिश नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो धीरे धीरे वो मिट्टी रेत में बदलती जाती है। तो इसी से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ठंडे प्रदेशों में अगर भारत में देखेंगे तो लेह, लद्दाख, कारगिल, ये सब ठंडे मरुस्थल के क्या है, उदाहरण।
ठीक है, मरुस्थलीय हो गया। अब चलते हैं टुंड्रा वाले पे, टुंड्रा पारितंत्र। कल आपको टैगा बताए थे, टैगा के लिए हम आपको बताए थे कि अगर यह पृथ्वी है और बीचों बीच विषुवत रेखा है और ऊपर 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, एक 66.5 डिग्री की रेखा है अक्षांश रेखा, तो हम बताए थे कि 66.5 से कुछ मान लीजिए आप लगभग 70 से 75 अक्षांश तक, 70 से 75 अक्षांश तक, और यहाँ भी 70 से 75 अक्षांश। तो जो टैगा वन है वो यहाँ मिलते हैं। टैगा वन केवल उत्तर में मिलता है, इधर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन अक्षांशों में टैगा वन मिलना चाहिए था वहाँ पे पानी है, स्थलीय भाग है ही नहीं। आप अगर देखेंगे विश्व का मैप, इसी में देख लीजिए, तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलीय क्षेत्र है, दक्षिणी गोलार्ध में कम। तो ये देखिए 60 के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्रों में जल है, पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे टैगा वन नहीं मिलते दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में टैगा वन मिलते हैं। और टैगा वन हम आपको बताए थे कैसे होते हैं, त्रिकोण कोणदार होते हैं, उसमें बर्फ गिरती है, फिसल जाती है, पत्तियाँ भी फिसलदार होती है ना। तो वो टैगा वन जहाँ से समाप्त हो जाते हैं वहीं से टुंड्रा वन मिलते हैं, टुंड्रा। तो ये इसके आसपास टुंड्रा, ध्रुवों के आसपास जो वन मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? टुंड्रा वन, टुंड्रा। और वो टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में भी ध्रुव के पास और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुव के पास मिलता है ना। इन टुंड्रा वनों में जो काई, लाइकेन, बहुत ही छोटी छोटी जो बर्फ आदि में उगती हैं वनस्पतियां, बहुत ही छोटी है ना, ठंडे प्रदेशों में वो मिलती हैं। यह टुंड्रा भी दो तरीके का है, एक है आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, और दूसरा क्या है? दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन। आर्कटिक जो टुंड्रा है, आर्कटिक जो टुंड्रा है, इसमें छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कि कम तापमान में क्या होती हैं? बर्फीले क्षेत्रों में उगती हैं। तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। आर्कटिक टुंड्रा में काई, लाइकेन, बर्च, काई, लाइकेन और बर्च। तो ये आर्कटिक टुंड्रा इधर भी पाया जाता है और इधर भी पाया जाता है, दोनों तरफ ही उसको आर्कटिक टुंड्रा ही कहते हैं। ठीक है, भले अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जा रहा है लेकिन तब भी इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक टुंड्रा ही कहते हैं। दूसरा जो अल्पाइन टुंड्रा है, यह पाया जाता है पर्वतों पर। पर्वतों पर हम आपको बताए थे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान में क्या होती है? कमी होती जाती है, और सबसे ज़्यादा वो ऊंचाई पर बर्फ मिलता है। बर्फीला क्षेत्र, इतना तापमान कम हो जाता है। तो इन बर्फीले क्षेत्रों में ये अल्पाइन टुंड्रा पाए जाते हैं, मतलब यही पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ भी, उनको नाम अलग दे दिया है अल्पाइन। मतलब जो पहाड़ों पे बर्फीले क्षेत्र हैं उन पे जो छोटे छोटे ये काई, लाइकेन और बर्च पाए जाते हैं उनको अल्पाइन टुंड्रा कहेंगे, और जो ध्रुवों पर पाए जाएंगे उसके आसपास उनको आर्कटिक टुंड्रा कहेंगे। ठीक है, तो टुंड्रा पेड़ पौधों का एक प्रकार है। हो गया। इस तरह से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र समाप्त होता है। अब चलते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र को हमने विभाजित किया था तीन भागों में, तीन भागों में ना,
देखो कितने भागों में विभाजित किया था? कौन कौन? लवणीय और ताजा पानी 2 भागों में। लवणीय और अलवणीय, इसी को कहते हैं ताजा पानी वाला। जो लवणीय, देखिए जलीय पारतंत्र क्या है कि कुछ जीव जो हैं या जीव या पेड़ पौधे जिनका निवास स्थान कहाँ होता है? जल होता है। कुछ जीव हैं या पेड़ पौधे हैं जिनका निवास स्थान कहाँ है? जल में है। उसी के अनुसार जलीय पारतंत्र है। जब उनका आप स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ कैसे हैं, क्या विशेषताएं हैं, वही जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक लवणीय और एक अलवणीय। लवणीय पारिस्थितिक तंत्र वह है जहाँ पे जो लवण है या साल्ट है वह 5 पीपीटी से पाँच नहीं होगा, इसमें लवणीय जो है ये 35 पीपीटी से ज़्यादा होता है। यहाँ पीपीटी का मतलब है पार्ट पर ट्रिलियन। मतलब अगर पानी का 1 ट्रिलियन आप कण लें, पानी के 1 ट्रिलियन कण लेंगे तो उसमें 35 कण किसके मिलेंगे? नमक के मिलेंगे, है ना। तो 1 ट्रिलियन पानी के कण में 35 कण किसके मिलेंगे? नमक के मिलेंगे, साल्ट के मिलेंगे। पीपीटी का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ लवणीय पानी वह होगा जिसमें 35 पीपीटी से ज़्यादा क्या हो? लवण हो, ठीक है। और जो अलवणीय या ताज़ा पानी होते हैं इनका पीपीटी जो होता है वो 5 पीपीटी होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं ना, ये 5 पीपीटी के आसपास रहता है। इसमें लवण तो रहता है लेकिन कम रहता है, 5 पीपीटी। और एक और होता है जिसको कहते हैं ज्वारीय या एस्चुरी। या इसके लिए एक और शब्द है ज्वार नदमुखी। ज्वार नदमुखी। यहाँ पे जो लवण पाया जाता है वो दोनों के बीच का है, 5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच में लवण पाया जाता है। अब बात करते हैं लवणीय जो पानी है या लवणीय पारतंत्र है वो कहाँ कहाँ मिलेगा? सागर में मिलेगा, महासागर में मिलेगा, है ना। जो अलवणीय ताज़ा पानी है वो कहाँ मिलेगा? तालाब में मिलेगा, नदी में मिलेगा, झील में मिलेगा। और ये जो एस्चुरी या ज्वार नदमुखी लवण है यह कहाँ मिलता है? जब कोई नदी डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, हम आपको बताए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं, डेल्टा और एस्चुरी बनना बताए हैं ना। डेल्टा कैसे बनता है? जब नदी जाती है समुद्र में मिलने, उसके पहले अपने साथ जितना पदार्थ लिए होती है उसको फैला देती है और वो क्षेत्र में फैल जाता है, वहाँ पे जम जाता है, डेल्टा बन जाता है। लेकिन जो एस्चुरी नदी बनाती है वह छोटी नदी होती है और वो समुद्र से बहुत नज़दीक रहती है। जैसे अगर भारत के मैप पे आपको दिखाना हो तो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, इतना दूर ट्रेवल करके यहाँ डेल्टा बना रही है। क्यों? क्योंकि इतना दूर ट्रेवल करने के कारण इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पदार्थ इकट्ठा हो गया है जो लेके जा रही है और यहाँ ले जाके यहाँ पे जब वो समुद्र से मिलती है उसके पहले उन पदार्थों को जमा कर देती है। लेकिन अगर कोई नदी इस पश्चिमी घाट से यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है तो वो ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर रही है, तो उसके पास ज़्यादा पदार्थ नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट जो है समुद्र में मिल जाती है ना।
उसी को कहते हैं एस्चुरी बनना, एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनना। तो वहाँ पे जो जब पानी नदी का समुद्र से मिलता है तो दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो लवणता है वो इतना रहता है, दोनों के बीच में रहता है, ना तो ज़्यादा लवणीय ना तो ताज़ा, दोनों के बीच की जो स्थिति है वो कैसी है, एस्चुरी या ज्वार नदमुखी है। अब इसमें ठीक है, ये अब कुछ कारक हैं जो जलीय पारितंत्र को प्रभावित करते हैं, ये लिख लिया आप लोग। कुछ फैक्टर हैं, किसी क्लास तो नहीं है ना, कुछ देर और पढ़ाएंगे। कुछ फैक्टर है, कारक हैं जो क्या करते हैं, इस पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या हैं वो, क्या प्रभावित करते हैं। इसमें पहला जो कारक है वो है सौर प्रकाश। सौर जलीय पारतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सौर प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश के कारण जो जलीय इस क्षेत्र है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक है फोटिक जोन, फोटिक क्षेत्र है ना, फोटिक जोन या प्रकाशीय क्षेत्र, सब इसी के नाम है, प्रकाशीय। फोटिक जोन, प्रकाशीय क्षेत्र या फोटिक क्षेत्र, वही हिंदी इंग्लिश है। दूसरा क्षेत्र जो बनता है एफोटिक जोन, अप्रकाशीय क्षेत्र। ये क्या है, देखिए, जो पानी का क्षेत्र है, चाहे समुद्र हो, सागर हो, तालाब हो, कुछ भी हो, तो एक तो उसका सतह होता है, अगर सागर है तो समुद्र तल कहते हैं। एक तो उसकी तली होती है नीचे वाला, मान लीजिए ये समुद्र है तो इसको कहते हैं समुद्र नीतल और इसको कहते हैं समुद्र तल। समुद्र का ही बात कर लेना है, समुद्र तल। इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, सूर्य है उसका प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सूर्य की किरणें जो है पूरा नीचे तक, वो एक क्षेत्र तक ही पहुंच पाती हैं जहां तक उनका प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पानी में कुछ ही क्षेत्र तक क्या होता है, पहुंचता है। तो जहां तक पहुंचता है उसको प्रकाशीय क्षेत्र, और उसके बाद का जो क्षेत्र नीतल तक का है उसको क्या कहते हैं, अप्रकाशीय क्षेत्र या एफोटिक जोन। ठीक, तो जिस क्षेत्र तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं यहाँ तक, यही प्रकाश संश्लेषण होता है। पानी में भी तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तभी ना अपना भोजन बनाएंगे। वो कैसे करते हैं, ये सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं, जिन क्षेत्रों तक पहुँचती हैं यहाँ तक पेड़ पौधे हरे भरे मिलेंगे आपको, इसके बाद नहीं मिलेंगे पेड़ पौधे, है ना। यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। बाकी क्षेत्रों में जीव मिलेंगे, जीव मछलियाँ मिलेंगी, वो केवल श्वसन करती हैं, श्वसन। यहाँ भोजन नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटिक जोन में होता है और एफोटिक जोन में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल श्वसन होता है। तो आपसे सीधे दो कथन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एफोटिक जोन में होती है, दूसरा कथन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटिक जोन में होती है। अब पूछ लें कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। एफोटिक जोन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एफोटिक जोन में नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, ये समझ में आई बात कि नहीं, क्या बताना चाह रहे थे कि सूर्य की किरणें जल में कुछ ही मतलब गहराई तक पहुंचती हैं, वह क्षेत्र
प्रकाशीय या फोटिक कहलाता है, और जहाँ नहीं पहुँचती वह अप्रकाशीय या एफोटिक कहलाता है। ये सूर्य के प्रकाश के कारण। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं वहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, तो पारिस्थितिकी उत्पादकता या पारिस्थितिकी जो है वहाँ पे अच्छी होगी, और जहाँ पे कम होगी वहाँ नहीं होगी। जैसे आप लोग ही देखते हैं, कुछ बड़ा पौधा है उसके नीचे छोटा सा पौधा हो जाता है तो उसका विकास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं। इसीलिए आप प्रयास करते हैं कि पौधे दूर दूर लगाएं, छांव न पड़ने पाए। ठीक है। फिर अगला है तापमान का प्रभाव क्या होता है। सौर प्रकाश के बाद तापमान का प्रभाव, दूसरा कारक है तापमान। सूर्य की किरणें पड़ेंगी पानी पे तो तापमान का प्रभाव तो रहेगा ही। एक शब्द होता है, या शब्द छोड़िए, आप सिंपल सा इतना समझिए कि हवा को गर्म होने में कम समय लगता है, अब पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है। ये तो आप जानते ही हैं। जो समय है हवा को गर्म होने में कम लगता है और पानी को गर्म होने में ज़्यादा लगता है। तो जो जीव हैं वो पानी के भीतर जो होते हैं वो तापमान के प्रति क्या होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं। वो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा तो सहन नहीं कर पाएंगे। जो हवा में रह रहा है वह सहन कर पाएगा। हम लोग सहन कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तापमान जल्दी बढ़ जाता है फिर घट जाता है। दिन में ज़्यादा है, रात में कम हो गया, तो हम सह रहे हैं। लेकिन जो पानी में जीव है वो दिन और रात में लगभग समान ही तापमान रहता है, क्योंकि पानी गर्म होने में ज़्यादा समय लेता है। अब जैसे दिन भर गर्म हुआ अब फिर ठंडा होगा, तो जैसे वो ठंडा होगा वैसे ही फिर दिन आ जाएगा। जैसे दिन भर पानी गर्म हुआ किसी जलीय भाग का, और रात होगी तो ठंडा होगा, तो ठंडा होने में इतना समय लगता है कि अगला फिर दिन आ जाता है। लेकिन वायु का क्या है, वायु जैसे ही गर्म हुई और जैसे ही रात हुआ तो ठंडी हो जाती है, तुरंत ठंडी तुरंत गर्मी, ऐसा सिस्टम। पानी को ठंडा होने और गर्म होने में समय लगता है ना। तो इसी के कारण यहाँ के जो जीव हैं उनको एक शब्द नाम दिया जाता है, वो होते हैं तानुतापी, स्टीनोथर्मल। यहाँ के जो जीव हैं क्या होते हैं, तानुतापी, स्टीनोथर्मल। एक बात जान लीजिएगा, ये जो आपका पेपर है ये बहुत ही अच्छा है। पहला भी जो पढ़े थे वो भी पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में जो पढ़े हैं वो कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा कम है अगर आप अदर कंपटीशन का दे रहे हैं। पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर का ये पेपर, ये तो मान लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर पूरा आप सही से सेमेस्टर पढ़ लिए तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन के तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही पहले सेमेस्टर का है। दूसरा सेमेस्टर जो है वो थोड़ा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो जब आप ज्योग्राफी में कुछ कैरियर बनाना चाहेंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जनरल अगर कुछ भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर भूगोल आता है तो पहले सेमेस्टर में जो पढ़ाए हैं उससे 10 से 15 क्वेश्चन, और 10 से 15 क्वेश्चन ये पर्यावरण वाले से आएगा ही। ये जो टर्म बता रहे हैं एक एक ठो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तानुतापी क्या होता है, तानुतापी जीव क्या होंगे, कहाँ पाए जाते हैं, जो अभी घास के जितने मैदान बताए हैं, ये फोटिक जोन है, फोटिक जोन, ये सब महत्वपूर्ण, जितना इसमें पढ़ाएंगे सब महत्वपूर्ण है, इतना समझ लीजिए। तो तानुतापी जीव का मतलब ये होता है कि ये जो तापमान में परिवर्तन है उसको बहुत सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। ये लगभग जैसे तापमान में रहते हैं उतना ही रहना चाहते। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो समुद्र वाले जीवों को ही होगा, है ना। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे पर्यावरण परिवर्तन तो ग्लोबल वार्मिंग से इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो सौर प्रकाश हो गया, तापमान हो गया। अगला इसमें है घुलित ऑक्सीजन, मिटा दें। अगला जो प्रभाव है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे, घुलित ऑक्सीजन।
घुलित ऑक्सीजन O2। आपने कभी सोचा है कि मछली पानी में रहती है तो कोई भी जीव है बिना श्वसन के तो जीवित रहता नहीं है, तो मछली भी श्वसन करती होगी, तो उसको ऑक्सीजन पानी के भीतर कैसे मिल जाता है? पानी में ऑक्सीजन कैसे आता है? कहीं से आता होगा। जैसे हमको ऑक्सीजन कहीं से मिलता है, हम बना तो रहे नहीं हैं। जो अभी हम आपको बताए थे ना फोटिक जोन, यहाँ पे बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑक्सीजन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इससे क्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा। यही यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं फोटिक जोन में, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन जो बनता है वह जल में घुलता जाता है, जल में घुलता जाता है। वही जीव जंतु उसको क्या करते हैं? श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जो घुलित ऑक्सीजन है यह जलीय तंत्र को कैसे प्रभावित करेगा? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं घुलित ऑक्सीजन की। दो तरह से है। पहली कि एक तो तापमान के कारण प्रभावित होता है और दूसरा है अपघटकों की संख्या। तापमान के कारण कैसे? अगर तापमान ज़्यादा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, पानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म पानी में जो ऑक्सीजन की घुलनशीलता है वो कम हो जाती है। समझ रहे बात? पानी जब गर्म हो जाएगा तो जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा पानी में ऑक्सीजन की घुलने की जो दर है वो कम होती जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, तापमान बढ़ जाएगा तो उसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो समस्या क्या है इससे? समस्या ये होगी कि जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा ना पानी के भीतर, वो मर जाएंगे। अगर जितना ऑक्सीजन पृथ्वी पे है, वायु प्रदूषित जो हो रही है उससे समस्या किसको है? हमको हो रही है ना। क्यों? क्योंकि हमको स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, हम मर जा रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है हमको, है ना। लोग सिलेंडर लगा के कुछ दिन में घूमेंगे, जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मार हो रही थी, वैसे ही होगी कुछ समय में। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21% ऑक्सीजन है, 29% है ना, कितना है? 21% है। वो परसेंटेज अगर घट जाएगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जितने सारे जो हम लोग 130 करोड़ हो गए हैं, कुछ दिन बाद 200 करोड़ 500 करोड़ हो जाएंगे, तो ये सब उतने ही ऑक्सीजन में कैसे जीवित रहेंगे? तो फिर जीवन की उम्र जो है घटती जाएगी। कम ही समय में हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। धुआं जब सूंघेंगे तो क्या होगा? फेफड़े ही ना खराब होंगे। जो सिगरेट पीते हैं या कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ भी पी रहा है, उससे हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर तापमान पानी का बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम घुलेगा तो जो जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे, है ना। अगर जीव जंतु मरने लगे तो उनको सड़ाने के लिए अपघटक चाहिए होंगे। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको सड़ाते हैं, है ना, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अगर जीव जंतु मरने लगे और उनको अपघटित करने के लिए, समाप्त करने के लिए छोटे छोटे जीव उसमें लग गए तो उनको और ऑक्सीजन चाहिए, तो ना और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जल में दो कारणों से ऑक्सीजन में कमी होती है, घुलित ऑक्सीजन में। पहला कि तापमान बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाएगा तो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? जो जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे। जीव जंतु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इन जीव जंतु मरे हुए को समाप्त करने के लिए अपघटकों की जरूरत होगी। वो अपघटक उन जीव जंतुओं को कई भागों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे, है ना। और जब वो तोड़ते हैं तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है।
तो जब ये ऑक्सीजन प्रयोग करने लगेंगे तो ऑक्सीजन में और कमी हो जाएगी ना, घुली हुई, इससे और जीव जंतु मरने लगेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, बार बार, इससे ऑक्सीजन घुली हुई और कम होती जाएगी। अगला है पारदर्शिता। अगला फैक्टर है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता मतलब है कि जब बहुत सारा हम लोग कचरा जो पानी में फेंक देते हैं, है ना, नदियों में बह रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े महासागरों पे, आप अगर समय हो तो फोटो देखिए गूगल पे डाल के, महासागरों का बहुत सारा भाग एकदम प्लास्टिक से तैर रहा है। मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पानी का, वो एकदम प्लास्टिकमय है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तो क्या होगा इससे? फोटिक जोन जब ये अब आपको बताए हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँचता है तो यहाँ के जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण करें। जब यहाँ पे एक परत बन जाएगी प्लास्टिक की जो कि प्रकाश को नहीं जाने देगा, तो जब यहाँ प्रकाश ही नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ के जीव जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो पारदर्शिता जब पानी की समाप्त हो जाएगी, पानी में प्रकाश नहीं ट्रेवल कर पाएगा, तो वहाँ जीवन समाप्त होता जाएगा। और हम यही कर रहे हैं। ये जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है? सड़ता तो है नहीं, वो किसी न किसी माध्यम से नदी या पानी होते हुए समुद्र पहुंच जा रहा है। समुद्र में एक क्षेत्र होता है शांत क्षेत्र। जब हम आपको जल धाराएं पढ़ाए थे तो बताए थे वहाँ शांत क्षेत्र। जैसे ये पूरा समुद्र है ना, तो इधर इधर तो पानी घूम रहा है, लेकिन बीच में पानी बिल्कुल नहीं घूमता है, वो स्थिर है। तो यहाँ से जब पॉलीथीन वॉलीथीन सब बह के यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच के इकट्ठा हुआ है खूब सारा। अब क्या होगा? यहाँ के नीचे प्रकाश पहुँच नहीं पाएगा, तो जो जीव जंतु है मरने लगेंगे। जब मरेंगे तो ये वाली समस्या होगी। मरेंगे तो सड़ाने वाले जीव आएंगे ना उनको, अब वो जो ऑक्सीजन है उसको भी सोख लेंगे, तो और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर और मरेंगे, फिर और होगा, यही चलता रहेगा। तो ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी। जब जल की समाप्त हो जाएगी तो जीवों के लिए और समस्या। एक शब्द और है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। ये बहुत ही डायनेमिक पेपर है। ये आप जीवन में रोज अगर न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब पर्यावरण पे न्यूज़पेपर में बात नहीं होती। अगर आप मोदी जी को भी फॉलो करते हैं, योगी को भी फॉलो करते हैं, किसको भी करते हैं, कोई भी बिना पर्यावरण के बात ही नहीं कर रहा है। सब स्पीच देते हैं पर्यावरण पर्यावरण। अभी हुआ है ना सम्मेलन, अभी हो रहा था ना वहाँ पे, कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के आसपास कहीं, कतर में हुआ है क्या? अभी G20 होने वाला है, उसमें भी यही बातें होंगी। पेरिस समझौता देख रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं उस पर। ये वही है सब, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो जब बेसिक पता रहेगा क्या समस्या, यही सब समस्याएं हैं, इसीलिए बात हो रही है प्लास्टिक पे। आप जानते हैं 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, वो रिसाइकिल नहीं होता है। जैसे ये रिसाइकिल हो सकता है अगर ये सही जगह पहुंच जाए। अगर मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूं तो इसका कोई मतलब, ये भी उसी तरह है, ये पड़ा रहेगा यहाँ हज़ारों 200,000 साल, है ना। 2000 साल बाद कोई आया फिंगरप्रिंट लेगा तो मेरा निकल जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है इसमें, है ना। तो लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नहीं कर सकते आप उसको, वो इतनी पतली होती है उसको रिसाइकिल किया ही नहीं है। जैसे पॉलीथीन, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो ये सब समस्याएं हैं, बेसिक यही है, इसी के कारण सब बैन हो रहा है। समझ रहे हैं बात? जो हम आपको बताए अभी, यही बेसिक समस्या है। तो अगर आप पर्यावरण पे ऐसे लिखने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है आपको। एक है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। आप जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु है, हम ही हैं, हमको भोजन चाहिए होता है जीवन के लिए, चाहे वो जलीय जीव हो चाहे स्थलीय जीव हो, सबके लिए कुछ निश्चित मात्रा में भोजन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। जैसे हमको कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको
जिसमें सारे तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे दूध को क्या कहते हैं? दूध को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि उसमें सारे तत्व, संपूर्ण आहार, मतलब सारे न्यूट्रिशन है। संतुलित आहार, संपूर्ण नहीं संतुलित, है ना। बैलेंस, संतुलित मतलब बैलेंस्ड है। जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो है, वसा चाहिए वो है, प्रोटीन विटामिन सब, मतलब थोड़ा थोड़ा सब हो। ये नहीं कि चावल चावल खा रहे हैं, सब्जी खा ही नहीं रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा खाना है। तो पोषक तत्व की ज़रूरत हर जीव को है, चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय हो। लेकिन जब यह पोषक तत्व क्या होता है कि जब यह पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मिलता है तो ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है तो संतुलित मिलता है, कम मिलता है। लेकिन हम हैं इंसान, हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, जो हमारे लिए लगता है कि हमारे लिए वेस्ट हैं, उसको हम फेंक देते हैं। जैसे सब्जी प्रयोग किया, उसका छिलका फेंक दिया, तो जब छिलका वो जो फेंक देते हैं वो किसी न किसी रूप में पानी में पहुंच जाता है। जो कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पहुंच गया? पानी में। हमारे लिए तो ये वेस्ट है, छिलका हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन वो पानी में जो जीव जंतु हैं उनके लिए वह पोषक तत्व है। उनके लिए क्या है? पोषक तत्व है, उनके लिए पोषक तत्व की तरह कार्य कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इन जीव जंतुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना, ज़्यादा हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि इन जीव जंतुओं में जो शैवाल है, इसी में एक शब्द आता है सुपोषण। सुपोषण, इसको कहते हैं सुपोषण। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यह दो तरीके का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम जब आ जाए तो मान लीजिए हम लोग शामिल हो गए हैं उसमें, हम ही लोग कर रहे हैं, प्राकृतिक प्रकृति कर रही है। तो सुपोषण में क्या होता है कि जो कोई भी जीव जलीय, ये जनरली ये कॉन्सेप्ट जलीय क्षेत्रों के लिए दिया गया है। जैसे कोई मान लीजिए जलीय क्षेत्र है, तालाब है ना, तो तालाब में क्या है? प्राकृतिक रूप से बारिश होगी, कुछ जीव जंतु पहले से हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, वो आपस में बैलेंस हैं। कोई जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं, अपने ही रूप में अपना शरीर देते हैं भोजन के लिए। जीव जंतु क्या करते हैं? उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना। तो ये बैलेंस है। लेकिन क्या हुआ? तो जब तक वो सुपोषण बैलेंस्ड है तो उसमें क्या होगा? अगर कोई जीव जंतु मर रहा है तो उसको अपघटक क्या करेंगे? अपघटित करके नष्ट कर देंगे। तो वो संतुलित है तो प्राकृतिक कहलाएगा, प्राकृतिक, ठीक है। जैसे जो झील होता है, तालाब होता है, वो समय के साथ अगर प्राकृतिक रूप में है तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी मिट्टी जमती जाएगी, तो वो धीरे धीरे समाप्त होगा। उसको समाप्त होने 500-600 मान लीजिए साल लग रहा है। लेकिन प्राकृतिक सुपोषण में क्या होता है, कृत्रिम में क्या होता है? हम लोग जो अपना वेस्ट मटेरियल है, चाहे सब्जी का छिलका हो या कुछ भी हो, उसको जब फेंकते हैं तो वो जल में जब पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारे जीव नए उत्पन्न होते हैं। जैसे शैवाल जो है, काई जो है वो उगती है। आप सतह देखते होंगे पानी पे ऊपर खूब सारी काई हरी हरी जमी हुई है। वो क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश को, वही वाली घटना कि सूर्य के प्रकाश को पानी में और भीतर नहीं जाने देगी, तो और जो जीव जंतु हैं उसके नीचे वो क्या होंगे? मरने लगेंगे। फिर अपघटक और ज़्यादा आएंगे उसको नष्ट करने के लिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी पानी में, तो और जीव मरेंगे। तो ये जो घटना है यह सुपोषण के कारण होती है, जिससे पानी के सतह पर लाल और हरी शैवाल उग जाती है ना, जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब इतना पानी में न्यूट्रिशन का पदार्थ इतना पहुंच जाना जिससे कि जो शैवालें हैं, हरी और लाल शैवालें, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र था उसमें हम लोगों ने जलीय पारिस्थितिक तंत्र देखा और उसको प्रभावित करने वाले कारक देखा। कुछ और हैं जिनको कल पढ़ेंगे। इनमें आर्द्र भूमि पढ़ना है, वेटलैंड क्या होता है, फिर एस्चुरी पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे।